जी और गीत के साथ उनका पूरा परिवार रात का खाना खा रहा था। पम्मी और रानो सबको खाना परोस रही थी। दारजी ने एक निवाला खाते हुए तेजी से पूछा, वकील से बात हो गई? वकील का नाम सुनते ही तेजी का निवाला उसके हाथों में ही रह गया, पर फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ दारजी, पर वो एक सप्ताह के लिए दिल्ली जा रहा है, इसलिए रजिस्ट्री अगले हफ्ते ही हो पाएगी। कोई गल नहीं पुत्र, पर हफ्ते भर बाद ये काम जरूर खत्म कर देना। दारजी बोले तो तेजी ने अपना सिर हिला दिया। तभी मोहन की नजरें गीत पर पड़ी, जो अभी भी उदास थी। तभी तेजी बोला, दारजी, पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें ये पता लगा कि रामू की साली एक लड़के से मिलती थी जो अपने गांव का नहीं था, और उन्हें लगता है कि रामू की साली उस लड़के के साथ ही भागी है। पुत्र, सरपंच होने के नाते मुझे रामू की साली को ढूंढने में उनकी मदद करनी ही होगी, और अगर वो किसी के साथ भागी है तो भी हमें उसे ढूंढना ही होगा। दारजी ने तेजी की ओर देखते हुए कहा। तेजी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाने लगा। दारजी, कल गीत की सारी सहेलियां पास के गांव में मेला देखने जा रही हैं। गीत को भी उनके साथ जाने दीजिए ना। मोहन ने दारजी से कहा। ये सुनकर गीत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर दारजी कुछ कहते उससे पहले ही तेजी बोला, कोई जरूरत नहीं है दारजी, अगले हफ्ते मुंबई से लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं। अच्छा यही होगा कि हम उस लड़के से गीत का ब्याह करके इसे इस हवेली से विदा कर दें। बिना उस लड़के को जाने परखे तूने कैसे सोच लिया कि मेरी बेटी की शादी मैं उस लड़के के साथ करके गीत को अपने से दूर कर दूंगा? हाँ, जब तक मैं उस लड़के को अच्छे से जान समझ नहीं लेता, मेरी बच्ची की शादी उससे नहीं होगी। मोहन ने गुस्से से कहा। ये सुनकर तेजी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी थाली आगे खिसकाई और उठकर हवेली से बाहर चला गया। दारजी, अगर अमर सच में अच्छा लड़का है और हम सबको पसंद आ गया, तो गीत ने तो सच में ब्याह के बाद उसके साथ हमसे दूर चले जाना है, इसलिए उसे कुछ दिन इस घर में खुशी से मुस्कुराने दीजिए ना। प्लीज दारजी, गीत को कल उसकी सहेलियों के साथ जाने दीजिए। मोहन ने दारजी को मनाने की कोशिश की तो गुरिंदर ने भी मोहन का साथ देते हुए कहा, जाने दीजिए ना दारजी, बच्ची है, खुश हो जाएगी। सब लोग दारजी की ओर बड़ी उम्मीद से देखने लगे। ठीक है, पर बलवंत गीत के साथ जाएगा और गीत अपनी सहेलियों के साथ हमारी गड्डी में जाएगी। दारजी ने मुस्कुराते हुए गीत की ओर देखकर कहा। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। गीत खुशी में अपना खाना छोड़कर उठी और अपनी दोनों बाहें पीछे से दारजी के गले में डालकर उन्हें कसकर पकड़कर बोली, दारजी, तुसी सच में बहुत स्वीट हो। थैंक यू दारजी। गीत की उंगलियों से फिर से दारजी का कुर्ता गंदा हो गया। ये देखकर सुमन बोली, हाय रब्बा, ये कुड़ी कभी नहीं सुधरेगी। गीत, तूने फिर से दारजी का कुर्ता गंदा कर दिया। ये सुनकर गीत ने तुरंत दारजी को छोड़ दिया और उठकर खड़ी हुई। उसने दारजी के सामने कान पकड़कर मासूमियत से कहा, सॉरी दारजी, गलती हो गई। दारजी ने मुस्कुराते हुए गीत को अपने पास आने का इशारा किया तो गीत थोड़ा डरते डरते दारजी के पास आकर बैठी। दारजी ने मुस्कुराते हुए गीत का माथा चूमा और बोले, कोई गल नहीं पुत्र, मैं भी मेला देखने दीदी के साथ जाऊंगा। चीनू ने खाना छोड़ा और खड़े होकर बोला तो रानू चीनू के पास आकर बोली, चुप करके खाना खा और उसके बाद दूध पीकर सो जाना, सवेरे स्कूल जाना है। आज तो तेरी जिद की वजह से तेरी बात मान ली मैंने, पर कल चुपचाप स्कूल चले जाना, समझा? इतना सुनकर चीनू मुंह बनाकर वहां से चला गया। गीत भी उठकर उसके पीछे जाते हुए बोली, चीनू, चीनू, मेरी बात तो सुन। लो जी, घर के तीनों बच्चे खाना छोड़कर भाग गए। गुरिंदर ने मुस्कुराते हुए कहा तो दारजी हंसने लगे। इधर चीनू मुंह फुलाकर झूले पर आकर बैठ गया। गीत मुस्कुराते हुए उसके पास बैठकर बोली, वैसे मुझे पता है चीनू, सोनी बता रही थी कि इस बारी मेले में जादूगर आने वाला है। तुझे याद है ना, जब हमारे गांव में मेला लगा था
और उस जादूगर ने कैसे उस बच्चे को गायब कर दिया था। ये सुनकर चीनू घबराकर गीत की ओर देखने लगा। गीत ने झूले से उतरकर चीनू का हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, पर अगर तुझे मेरे साथ आना है तो मैं पापा जी से बात कर लेती हूँ। चल चल तो जरा। चीनू तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर बोला, नहीं नहीं दीदी, मुझे नहीं जाना आपके साथ मेले में, वरना वो जादूगर मुझे भी गायब कर देगा। गीत धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। तभी चीनू ने कहा, दीदी आप मेले से मेरे लिए क्रिकेट वाला बैट बॉल लेकर आना ना, और एरोप्लेन भी, और अपने तीजी वीर जी जैसी जीप भी। गीत अपने घुटनों के बल बैठी और अपनी दोनों हथेली से चीनू के गाल छूकर बोली, जरूर लाऊंगी, और भी ढेर सारे खिलौने लेकर आऊंगी, और हाँ तेरे लिए रसगुल्ले भी लाऊंगी। अच्छा अब चलकर खाना खत्म करते हैं, वरना माँ हम दोनों को बहुत डांटेगी। चल। इतना कहकर गीत ने चीनू का हाथ पकड़ा और दोनों फिर से आकर खाना खाने लगे। उन्हें देखकर गुरिंदर चीनू से बोले, पुत्र तेरी दादी को जाने दे, कल जब तू स्कूल से आ जाएगा तो मैं तुझे बर्फ का गोला खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। ये सुनकर चीनू बहुत खुश हुआ और गीत की ओर देखकर जीभ चिढ़ाने लगा और दोनों फिर से झगड़ने लगे। सब मुस्कुराते हुए देख रहे थे। इधर मान खिड़की के पास खड़ा अपने कैमरे में ली गई तस्वीरें देख रहा था। बेड पर रखे उसके फोन की रिंग बज रही थी, पर वो फोन नहीं उठा रहा था। उसी समय मुंशी जी मान के कमरे में आए। उन्होंने मान के फोन की बेल बजते देखा तो फोन उठाकर देखा और बोले, छोटे साहब मालकिन का फोन है, बात कर लीजिए। मान ने कोई जवाब नहीं दिया। मुंशी जी ने सिर हिलाया और कॉल रिसीव की, पर वो कुछ कहते उससे पहले ही केसर बोली, मान 11 बार फोन लगाने पर आपने हमारा फोन उठाया है, क्यों? अब क्या आप अपनी दादी से बात करना भी पसंद नहीं करते? मालकिन मैं बोल रहा हूँ, मुंशी जी ने मान की ओर देखते हुए कहा। केसर गुस्से में बोली, मान को फोन दीजिए। मुंशी जी ने मान की ओर फोन बढ़ाया और मान अभी भी कैमरा देखने में बिजी था। उसने फोन नहीं लिया। मुंशी जी फोन फिर से कान पर लगाकर बोले, मालकिन साहब नहा रहे हैं, अब बाथरूम से बाहर आते ही बात करवाता हूँ आपकी। मुंशी जी, अगर मान घर पर होते हैं तो 2 बजे के पहले कभी नहीं सोते, और वो तब नहाते हैं जब वो सोने जा रहे होते हैं। तो हम जानते हैं कि वो आपके पास ही है, बात करवाइए उनसे। केसर ने गुस्से में कहा। मुंशी जी मान की ओर फोन बढ़ाकर बोले, बात कर लीजिए प्लीज। मान ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही फोन लिया। मुंशी जी फिर से फोन कान से लगाकर बोले, मालकिन वो फोन पर नहीं आ रहे। फोन मान के पास ले जाइए और स्पीकर पर डालिए, हमें बात करनी है उनसे। केसर गुस्से में बोली। मुंशी जी ने तुरंत फोन स्पीकर पर डाला और फोन मान के टेबल पर रख दिया, और मान अभी भी कैमरे में ही बिजी था। मान, आप हमसे दूर क्यों चले गए हैं? आपने तो हमारी फिक्र करना ही छोड़ दिया है। आज हम चेकअप के लिए गए थे, पर आपने एक बार भी फोन करके ये नहीं पूछा कि हम ठीक है या नहीं। आपकी दादी माँ जिए या मरे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? केसर ने पूछा। उनके इतना पूछते ही मान के हाथ से कैमरा छूट गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। मान गुस्से में अपने फोन की ओर देखने लगा। तभी केसर फिर से बोली, आपको पता है, आज डॉक्टर ने हमारा रूटीन चेकअप किया तो पता चला कि हमारा बीपी कितना बढ़ा हुआ है, 120/180 है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हमने ज्यादा टेंशन लिया तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा और हम मर जाएंगे। लगता है आपकी दुल्हन देखने का हमारा सपना अधूरा ही रह जाएगा। मां ने गुस्से में टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और फोन कान से लगाकर बोला, ओ प्लीज दादी माँ, ये ड्रामा बंद करिए आप। मेरी डॉक्टर खन्ना से दोपहर में ही बात हो चुकी है। आपका बीपी एकदम नॉर्मल है, इसलिए प्लीज ये ट्रिक आप मुझ पर यूज करना बंद कर दीजिए। ये सुनकर मुंशी जी मुस्कुराते हुए वहां से चले गए और केसर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। मान, आप हमारा एक
छोटा सा सपना पूरा नहीं कर सकते क्या? केसर ने पूछा। मान ने अपना टूटा हुआ कैमरा उठाया और बोला, एक वो लड़की है जिसने कल पहले मेरी जीप का टायर पंक्चर किए और आज मेरे जीप की हेडलाइट तोड़ दी, और दूसरी आप, जिनकी वजह से मेरा कैमरा टूट गया। आप दोनों को मुझे तंग करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जीना मुश्किल कर दिया है मेरा। आज पहली बार हमने आपको किसी लड़की के बारे में बात करते सुना है, वो भी आपकी शादी की बात करने पर। केसर उदास होकर बोली। केसर की बात सुनते ही मान हैरान हो गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी दादी माँ के साथ एक अनजान लड़की का नाम क्यों लिया, वो भी जिसकी उसने अभी तक शक्ल भी नहीं देखी थी। आपको कोई बहुत जरूरी काम है मुझसे दादी माँ, या मैं फोन रखूं? मान ने गुस्से में पूछा तो केसर मुस्कुराते हुए बोली, रख दीजिए बेटा, अब हमें कोई बात नहीं करनी, क्योंकि शायद अब हमारा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। ये सुनते ही मान ने गुस्से से फोन काट दिया। केसर ने फोन कान से हटाया और कुछ पल सोचकर बोली, ये कौन सी लड़की है जिसने हमारे अकड़ू पोते को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है? इधर मान गुस्से में खुद से बोला, ये दादी माँ भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती है। अच्छे से जानती है कि मेरी जिंदगी में प्यार, इमोशन और शादी जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी दिन में 100 बार मेरी शादी की बात करती है। दादी माँ से परेशान होकर मैं यहाँ आया हूँ, वरना यह काम तो मैं मुंबई में अपने कैबिन में बैठकर भी कर सकता था, पर नहीं, दादी माँ तो मुझे यहाँ भी चैन से नहीं जीने देंगी। वैसे तो मान चंडीगढ़ का रहने वाला है, लेकिन उसने धीरे धीरे अपना बिजनेस मुंबई एक्सपेंड कर लिया और वो वहीं रहने लगा। ना चाहते हुए भी मान के आगे उस लड़की की आंखें घूमने लगी और फिर वो अपना सर झटकते हुए बोला, और मान, तुझे क्या जरूरत थी दादी माँ के सामने उस लड़की की बात करने की? अब दादी माँ जब भी फोन करेगी सिर्फ उस लड़की के बारे में पूछेंगी और मुंशी जी से मेरी जासूसी करवाएंगी। क्या मान ने अनजाने में ही सही पर गीत की तरफ कुछ कदम बढ़ा लिए थे? जानने के लिए सुनते रहिए